विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द महास, हु वर दे एंड हाउ दे बिकेम अनटचेबल्स। महान वो कौन थे और वो अछूत कैसे बने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे इस प्रबंध की हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। पहले 3 भागों में हम लोगों ने महार कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस पहले सवाल पर हम लोगों ने गहराई से अध्ययन किया है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते हुए हम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो दूसरा सवाल प्रस्तुत किया है कि व्हाई डू दे लिव आउटसाइड द विलेज, वो लोग गांव के बाहर क्यों रहा करते थे, इस सवाल का और इस सवाल पे जो बाबा साहब ने जवाब दिया है उसको गहराई से देखते हैं कि क्या वो जवाब है, क्यों महार गांव के बाहर रहा करते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते हैं कि ये सभी जानते हैं, ये सभी को पता है, ये लोक प्रसिद्ध है कि महार गांवों के बाहर रहा करते थे। ये एक ऐसा सच है, ऐसा सत्य है जो किसी भी कीमत पर विदेशियों को समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आमतौर पर गांवों की जो रचना हुआ करती थी वो खुले जगह पर गांव की रचना हुआ करती थी और उसकी सीमा रेखा कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन 2 चीजें हैं जो निर्विवाद रूप से ये दर्शाती हैं कि महार गांव के बाहर रहा करते थे। हर गांव वाला ये गांव के बीच एक अंतर बनाया करता था और जिसे महारवाड़ा या महारों की बस्ती कहा जाता था। ये वहां देखने को मिल सकता है कि जिस गांव में दीवार होती है, गांव की दीवार होती है, उस गांव में ये देखने को मिल जाएगा, वहां देखने को मिल जाएगा कि महारों की बस्ती हमेशा उस दीवार के परे होती है, उस दीवार के बाहर होती है। अब ये तथ्य इस प्रबंध के पहले सवाल पर जो रोशनी डाली गई थी, अगर उस रोशनी में इस सवाल के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें इस सवाल का महत्व पता चल जाएगा। अगर महार आदिम जाति के लोग थे, अगर महार प्राचीन लोग थे, तो फिर समाज ने उन्हें क्यों ठुकराया? समाज ने उन्हें ठुकराया हुआ व्यवहार उनके साथ क्यों किया? इसका स्वाभाविक जवाब है, जो एक सच्चे जवाब के रूप में मनु के निषेध आज्ञा में आप लोगों को मिलेगा। चांडाल के बारे में कहा जाए तो मनु कहता है कि उन्हें गांवों के सीमा के बाहर रहने पर मजबूर किया जाना चाहिए। मनु ने चांडालों के बारे में जो कुछ भी कहा था उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मनु ने जो कुछ भी कहा था वो हिंदू शासकों ने उन सभी पर, समान वर्गों पर, समान जनजातियों पर लागू कर दिया। गहराई से सोचने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सवाल उठाया गया है ये उसका जवाब नहीं हो सकता। मनु ने जो कुछ कहा वो कानून बनाने वाले का मूल आदेश नहीं था। मेरे फैसले के अनुसार मनु ने क्या किया? मनु ने पहचाना कि प्राचीन समय में उस समय की ताकतों का क्या परिणाम रहा होगा और उसने उन आदर्शों को सच्चाई में उतारा क्योंकि वो उसके उद्देश्यों के अनुकूल था और उसके दिमाग में जो था वही उसने सच्चाई में उतारा। इस सवाल का जवाब काफी अलग दिशा में अगर देखा जाना चाहिए। मेरे विचारों में जिस दिशा में इसका सही जवाब मिल सकता है वो उस अध्ययन के क्षेत्र में मिल जाएगा या निहित है जो उस अवधि से संबंधित है जब एक देहाती समुदाय एक स्थिर समुदाय में परिवर्तित हो रहे थे। मानवीय सभ्यता के विकास के छात्रों को, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टूडेंट्स को, मानवीय सभ्यता विकास के छात्रों को यह पता होगा कि समुदाय का धन धन का जो रूप हुआ करता था, समुदाय की आदतें उसको दर्शाया करती थी और वो समुदाय की आदतों को दर्शाने वाला मुख्य घटक हुआ करता था। देहाती लोग कभी भी कहीं पर भी एक जगह पर वो बसा नहीं करते थे। एक घुमंतु की तरह वो यहां से वहां जीवन बिताया करते थे। उनकी दौलत भेड़ बकरियों में
निहित हुआ करती थी और जहां जहां ये भेड़ बकरियां स्थलांतरित हुआ करती थी, ये देहाती लोग भी उनके पीछे पीछे स्थलांतरित हुआ करते थे। जिस समुदाय ने जमीन को सींचने की कला सीख ली, खेती करने की कला सीख ली और अपने उपज को मूल्य निर्धारण करने की कला जिस समुदाय ने सीख ली, उसने अपना घुमंतु जीवन त्याग दिया, छोड़ दिया और एक स्थान पर वो सभी लोग बस गए। और निसंदेह अब उनकी संपत्ति ये भेड़ बकरियों में निहित नहीं थी, अब उनकी संपत्ति अचल संपत्ति थी जिसका नाम है जमीन। अब यह प्रक्रिया जहां घुमंतु जीवन त्याग हो जाता है, छोड़ दिया जाता है और उस स्थान पर एक स्थिर जीवन स्थान ले लेता है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जहां कुछ लोग घुमंतु ही रह गए और कुछ लोग स्थिर हो गए। प्रारंभिक मानव सभ्यता के विद्यार्थियों को भी यह अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि शुरुआती दिनों में सामाजिक जीवन ये जनजातियों में संगठित हुआ करता था। सामान्य जीवन अलग अलग जनजातियों में संगठित हुआ करता था, उनमें निहित हुआ करता था और शुरुआती दिनों में ये अक्सर उन जनजातियों में एक दूसरे से युद्ध, ये आपसी जनजातियां युद्ध किया करती थी। अब इस चर्चा पर अगर प्रकाश डालो तो हमें शुरुआती दौर में जाकर ये देखना चाहिए कि जब कोई समुदाय या जनजाति घुमंतु जीवन त्याग कर दिया करता था और एक जगह पर बस जाया करता था, कल्पना कीजिए कि वो क्या जरूरतें रही होंगी जो उन्होंने पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जरूरत के तौर पर उन घुमंतु जातियों ने जो एक स्थिर जीवन बिताने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी, उनकी जरूरत कौन सी वो जरूरत है जो उन्होंने महसूस की होगी। यही वो जनजातियां हैं जो एक जगह पर बस गई और अपनी बस्तियां बसा ली, जिसे हम गांव कहते हैं, विलेज कहते हैं, जो प्राचीन व्यवसाय स्थल से संपन्न थे, भेड़ बकरियों से संपन्न थे, तो दूसरी तरफ उन जनजातियों से घिरे हुए थे जो घुमंतु थे, जो अपनी नजरें उनके यानी बसे हुए स्थिर हुए जनजातियों के अनाज के ऊपर और उनके भेड़ बकरियों के ऊपर गड़े हुए थे। जाहिर सी बात है कि इस तरह से बसे हुए जनजातियों के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि उन घुमंतु जातियों के आक्रमण से खुद की रक्षा कैसे करें। यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। वो अपनी रक्षा कैसे कर सकते थे, वो ये सुरक्षा कैसे प्रदान कर सकते थे। जाहिर है कि वो अपनी या अपने अनाज की या अन्न धान्य की या भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए लगातार आक्रमण नहीं कर सकते थे, लगातार युद्ध नहीं पुकार सकते थे। उनकी सारी ताकत खेती के लक्ष्य को हासिल करने में निकल जाती थी, जो एक ऐसा व्यवसाय हुआ करता था जो उनके लिए भी नया था और उसके लिए उनको अपने ही शारीरिक श्रम के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। एक ही मार्ग था जिससे वो अपनी रक्षा कर सकते थे, वो था कि वो अपनी जनजातियों के मुखिया की देखभाल करें। वो सारी जनजाति जो एक जगह पर स्थिर हो गई है, बस गई है, वो अपने मुखिया की देखभाल करके वो अपनी रक्षा कर सकते थे। लेकिन उस जनजाति का मुखिया, जो जनजाति एक जगह पर बस चुकी है, उनकी रक्षा कैसे कर सकता था? क्योंकि उनकी सारी ताकत, उनकी सारी जनजाति की लोग ये खेती करने में, जमीन सींचने में व्यस्त थे और उसकी ओर से, उस मुखिया की ओर से हथियार भी नहीं उठा सकते थे। उन जनजाति के मुखिया को कोई अपनी ओर से सेना उभारने के लिए कोई और माध्यम ढूंढना होगा जो उसके आदेश का पालन करे और अपने जनजाति की घुमंतु जनजातियों के आक्रमण से रक्षा कर सके। अब उन जनजातियों का मुखिया अपनी फौज खड़ी करने के लिए किनसे सहारा लेगा? निसंदेह एक माध्यम है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, निसंदेह एक माध्यम है और वो माध्यम यह है कि यहां
एक जनजाति दूसरे जनजाति से हमेशा युद्ध किया करती थी और उस युद्ध में एक जनजाति का पतन हो जाया करता था, वो उजड़ जाती थी, टूट जाती थी। इस तरह युद्ध में एक जनजाति तबाह हो जाती थी और उनके लोग हार कर टूट जाते थे, मायूस होकर अपनी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में यहां से वहां घूमते रहते थे। ये उन दोनों के लिए कितना बढ़िया होगा। किन दोनों के लिए? उस मुखिया के लिए कि जो अपने बसे हुए जनजाति की सुरक्षा करना चाहता है उन घुमंतु जातियों से जो उनके भेड़ों पे और जो उनके अनाज पे आक्रमण करना चाहते हैं। ये उस मुखिया के लिए कितना बढ़िया होगा। और उन टूटे हुए समुदाय के लिए जो युद्ध में हार गए हैं, टूट चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उनके लिए ये कितना बढ़िया होगा कि ये दोनों भी एकत्रित हो जाए, ये दोनों एक हो जाए। ये और युद्ध के हारे हुए, उजड़े हुए, टूटे लोग और ये भाग्य उन्हें एकत्रित कर दे। जो लोग बसे हुए हैं, उनके मुखिया को अपनी जनजाति की रक्षा करने के लिए फौज मिल जाएगी और उनके लोगों का व्यवसाय भी, यानी जो बसे हुए लोग हैं उनके जनजातियों का व्यवसाय भी बाधित नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, अस्त व्यस्त नहीं होगा। और उजड़े हुए जनजाति के लोगों को गांव वालों की सेवा के बदले में नियमित जीवन निर्वाह प्राप्त होते रहेगा और सरदारों से भी उनकी सुरक्षा होती रहेगी। लेकिन उजड़े हुए जनजातियों के लोगों का साथ हासिल करने के बाद दूसरा सवाल पैदा होता है, दूसरा सवाल निर्माण होता है कि इन लोगों को बसाएं कहां पर, इन लोगों को कहां पर इनको रखें, इनको बसाएं कहां। वो लोग पहले से ही बसे हुए लोगों के बीच नहीं बस सकते थे क्योंकि वो दूसरे जनजाति से संबंधित थे। जो लोग ऑलरेडी गांव में बसे हुए हैं वो उनके साथ जाकर नहीं रह सकते क्योंकि दोनों की जनजातियां अलग हैं और वो अलग जनजाति से संबंध रखते थे और ना ही वो उनके सगे संबंधी थे और केवल अपने सगे संबंधी ही उन जनजातियों के बस्ती में रह सकते थे। अब जाहिर सी बात है, उन बसे हुए जनजाति के सरदार के पास एक ही तरीका था जिससे वो उन उजड़े हुए जनजाति के लोगों को बसा सकता था, जिनकी उन्हें बसे हुए जनजाति के लोगों की रक्षा के लिए एक बल के रूप में जरूरत थी। ये जो टूटे हुए, मायूस, पतन हुए लोग थे, उनकी जरूरत उन बसे हुए जनजाति के लोगों को थी। वो था उन बसे हुए जनजातियों ने बनाए हुए बस्तियों के सीमा के बाहर उनको बसाना। एक ही मार्ग था और वो मार्ग था, क्या था? उन बसे हुए जनजातियों ने जो गांव बसाए हैं उसकी सीमा के बाहर इन उजड़े हुए, टूटे हुए, युद्ध में पतन पाए हुए जनजातियों को बसाना। ये एक ही मार्ग उनके पास खुला था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहां लिखते हैं कि मेरे विचारों के अनुसार यही वो प्रक्रिया है जो अकेले ये समझा सकती है कि महार गांव के बाहर क्यों रहा करते थे। महार प्राचीन समय में एक दूसरे के साथ युद्ध करने के वजह से विघटित हो गए थे, उनका पतन हो गया था, वो उजड़ चुके थे और वो एक उजड़ी हुई जनजाति थी। इन पर बसे हुए जनजाति के मुखिया ने, जिसे गांव का पाटिल कहा करते थे, उसने अधिकार जमा लिया और उन्हें गांव के किनारों पर बसने की अनुमति दे दी। उन्होंने गांव की निगरानी की, इन महारों ने गांव की निगरानी की और बदले में उन्हें कुछ स्थान या कुछ स्थल दे दिए गए। गांव की सीमा के बाहर रहने वाले महारों में कुछ भी अजीब नहीं था। वास्तव में ऐसा कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो सवाल का जवाब यहां पर दे रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है जो ये बता सके कि महार निम्न स्तर के, निचले जाति के लोग थे और उस वजह से उन्हें गांव की सीमा के बाहर रहने के लिए बाध्य कर दिया गया था। वे अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए गांव के मुखिया द्वारा गांव में लाए गए थे और उन्हें गांव की सीमा के बाहर रहने के लिए इसलिए बाध्य नहीं किया गया था
कि वो निम्न स्तर के लोग थे या निचली जाति के लोग थे, बल्कि इसलिए बाध्य किया गया था क्योंकि वो बसे हुए जो गांव में बसे हुए जो लोग हैं, उन बसे हुए लोगों से उनकी जनजाति अलग थी और वो अलग जनजाति से संबंधित थे। ये निष्कर्ष वेल्स और आयरलैंड में जो कुछ भी हुआ उसके संदर्भ में समर्थित होता है। आयरलैंड के ब्रेहॉन कानून को अगर पढ़े तो ये पता चलेगा कि आयरिश लोगों में भी जनजातियां हुआ करती थी और आयरिश ये एक बसा हुआ समुदाय हुआ करता था और उनके सीमाओं के ऊपर बोअर्स नाम के जनजाति रहा करती थी। बोअर्स ये उन उजड़े हुए या युद्ध में पतन पाए हुआ समुदाय था और उनके शेष बचे हुए लोग थे जिन्हें गांव के सरदार या गांव के मुखिया ने उनकी सेवा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए लाया था। इसी तरह का किस्सा वेल्स के गांवों में, जिसे ग्वेलीज में देखने मिलता है। हर गांव, जिस गांव को ग्वेलीज कहते हैं, ग्वेलीज में अजीब या अनजान जनजाति के लोग उनके सीमा पर रहते थे। उन्हें ऑल्टूड्स के नाम से जाना जाता था। वो स्वयं भी उजड़े हुए या युद्ध में पतन पाए हुए जनजाति के लोग थे जो ग्वेलीज के सरदारों ने ग्वेलीज की रक्षा के लिए लाया था। मेरे निर्णय के अनुसार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, मेरे निर्णय के अनुसार यही एक समाधान कारक जवाब है, इस सवाल का जवाब है। लेकिन अब यहां पर और एक सवाल निर्माण होता है, लेकिन सवाल फिर भी बना रहता है कि महार एक अलग जनजाति के रूप में जीवन क्यों बिता रहे थे, जबकि आयरलैंड और वेल्स में अल्टूड्स और बोअर्स यानी अल्टूड्स जाति के लोगों ने और बोल्स जाति के लोगों ने समय के साथ साथ चलते चलते एक अलग जनजाति होने की पहचान छोड़ दी थी और छोड़कर वो गांव के लोगों के साथ एक आम नागरिक की तरह घुल मिल गए थे। एक फ्यूजन तैयार हो गया था। इस सवाल का जवाब कठिन नहीं है। इसका जवाब है जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का उगम, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का विकास। इसने इस एकीकरण को, इस विलय को हमेशा के लिए रोक कर रखा। लेकिन बेशक ये इस प्रबंध के तीसरे प्रश्न को उठाता है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, और वो तीसरा प्रश्न है कि महारों को अछूत के रूप में क्यों वर्गित कर दिया गया। ये तीसरा सवाल और उसका जवाब हम जानेंगे अगले भाग में। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।